everyone, welcome to the Scholar's Lair. In today's video, we will be learning Class 12th Physics, Chapter number 1, Electric Charges and Fields. So without further ado, let's start. These are the short notes of the chapter. तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे जहाँ लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो ये फर्स्ट चैप्टर है एंड यहाँ पे अभी हम बात करेंगे जब एक चार्ज जो है ना हमारे पास वो रेस्ट पर है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही यही होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट. अभी चार्ज रुका हुआ है. फिर हम बात करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है जिसमें हमारे पास जो चार्ज है वो मोशन में है. अब जब चार्ज मोशन में होता है ना तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे हम कहते हैं. ये तो पता ही है आपको कि मैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द चार्जेस इन मोशन. दोनों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में कोरिलेटेड है. फिर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी. वो क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स. फिर हमारे पास जो हम तब से चार्ज बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिनको आप स्मॉल q से डिनोट करोगे. ये होता क्या है? तो ये ना बहुत बेसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जिनसे ये जो b और b के ऊपर वेक्टर बन रखा है जो आगे पढ़ोगे, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है. और e जो है, e के ऊपर जो वेक्टर बन रखा है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ना बहुत ही बेसिक और इंट्रिंसिक, ये इंटरनल नहीं है, ये है इंट्रिंसिक. इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी चीज़ से नहीं बन रखा, ये खुद से ही है एक. हाँ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, मैटर की. इसकी एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट कूलम्ब होती है, जो कि बेसिकली चार्ल्स ऑगस्टीन दे कूलम्ब की नेम से आया है, जिसे आप कैपिटल सी से डिनोट करोगे, कैपिटल सी से. और जो CGS यूनिट होती है ना, वो होता है 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU. फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर आप, और इसकी जो डायमेंशंस है ना वो है TA, टाइम और एरिया. फिर अगर कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो दैट इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब. अब हम बात करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसकी 2 पॉइंट्स हैं. पहला है कि देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको आप लॉ ऑफ पोलैरिटी भी कहते हो. ये तो सबको ही पता है कि सिर्फ 2 ही तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. सेकेंड पॉइंट कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जिसे आप लॉ ऑफ फोर्सेस भी कहते हो. ये भी हम जानते हैं कि जैसे लाइक चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस को आप आपस में पास लाओगे तो वो दूर भागेंगे, वो रिपेल होंगे. और अगर आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास लाए तो वो ईजिली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पास लाने की कोशिश करेंगे. फिर हम बात करते हैं एटम पर. एटम जो है, ये तो आप जानते ही होगी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना. हम एटम को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहते, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर प्रोटॉन के होते हैं एटम के अंदर. जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है ना, तो हम कहते हैं कि एटम अब पॉजिटिव चार्ज का हो गया. इसे समझते हैं. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का हटा दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन लेके एटम से बाहर फेंक दिया, तो अब एक खाली जगह बच गई ना, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आ गया वहाँ पर. क्यों? क्योंकि वो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपका ऐसे एटम था, बीच में न्यूक्लियस है, ये रहा इलेक्ट्रॉन. अभी कैसा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, हटा दिया, इसको बाहर फेंक दिया. अभी यहाँ नहीं है, तो अब खाली क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज बच गया. अब
एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल जब चला गया तो जो मास था एटम का वो कम हो गया ना। तो जैसे ही एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा मास कम हो जाएगा, चार्ज उसका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का था। अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उसके बाद उसने और इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें और नेगेटिव चार्ज डाल दिया तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और क्योंकि और एलिमेंट डाले हैं, इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो मास क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा। हम कहते हैं कि जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो जो टोटल नेट चार्ज है वो कितना होता है, 0। अगर प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव। अगर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा हैं तो टोटल जो नेट चार्ज है वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव चार्ज वाले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर नेगेटिव चार्ज होगा, क्यू नेट। फिर हम कह रहे हैं कि जब एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी v0 है, v यानी वेलोसिटी, जब वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उससे क्या निकल रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। एक रुका हुआ चार्ज क्या रेडिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप उस चार्ज को ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में लेके गए, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो चार्ज, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही उसमें क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्या एक सिचुएशन आती है कि जो चार्ज है ना, अब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है। जब वेरिएबल वेलोसिटी से चार्ज चलेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, साथ ही साथ उसमें एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी, ईएम वेव्स जनरेट करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उससे निकलने लग जाएंगी, जिसका चैप्टर जो है वो आप आगे पढ़ेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे 16वीं सेंचुरी के अंदर, उन्होंने ना कुछ बातें बताई। उन्होंने बोला कि ग्लास रॉड पे, एक कांच की रॉड पे जो चार्ज होता है, अगर आप उस ग्लास की रॉड को रब करते हो किससे, सिल्क के क्लॉथ से, सिल्क को लेके ग्लास की रॉड पर रब करो, तो उससे क्या होगा, जो ग्लास की रॉड है ना, उस पर ये पाया गया जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। और जो सिल्क होगा, सिल्क ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सिल्क पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि जब भी इस तरीके से फ्रिक्शन, एक रबिंग होती है दो चीज़ों की, तो आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन का। ग्लास ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खो दिए, सिल्क ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए। जिसने इलेक्ट्रॉन खोए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ग्लास रॉड पे, और जो सिल्क था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग चीज़ें ली, फिर दोबारा एक प्लास्टिक की रॉड ली और एक वूल लिया। प्लास्टिक की रॉड को जब रब किया वूल से, तो हमने देखा कि जो चार्ज है ना प्लास्टिक की रॉड पे, अब वो कैसे, नेगेटिव है। यानी कि जो प्लास्टिक की रॉड है उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और वूल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। तो वूल के पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक चीज़ और है कि जो प्लास्टिक की रॉड होती है ना, ये फर को अट्रैक्ट करती है। क्यों, क्योंकि अब प्लास्टिक की रॉड पे भी नेगेटिव चार्ज है, यानी कि फर पे भी कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब ये बात जो हुई ग्लास रॉड की, सिल्क की, इसकी उसकी, प्लास्टिक रॉड की, वूल की, फर की, हमने ये चीज़ें ले तो ली, बट ये बात मतलब ये चीज़ कैसे आई कि इसने ही क्यों वो किया, नेगेटिव चार्ज आया, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। उसके लिए ना एक सीरीज़ बनी कि कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा ही होता है, जिसका नाम है ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज़, जो बताती है सब्सटेंसेस की टेंडेंसी टू गिव और लूज़ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे रैबिट फर, हेयर, ग्लास, मिका, वूल, और राइट साइड पे आते हैं सिल्क, पेपर, वुड, बैलून। अब इसको याद करने के लिए ये सारी चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसमें क्या होता है, जब आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो इलेक्ट्रॉन एक एक लूज़ होगा। यानी अगर वूल और मिका पे किया तो मिका इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। यानी कि ऊपर क्या था, ग्लास रॉड और सिल्क था ना, तो ये रहा ग्लास यहाँ पे है और सिल्क का यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ पर आने में
लेफ़्ट टू राइट आने में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यही हुआ सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। तो आप ये समझ लो, ये सीरीज़ आप याद कर लो, और ये समझो कि राइट में जाने पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव चार्ज होएगा अगले वाले पे। फिर आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आता है स्कूल के पेपर में भी आता है, प्री बोर्ड्स में बहुत आता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्जेस की। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी से हमारे को क्या वो मिल रहा है, ऐड करना। तो क्या कहते हैं कि जो क्यू नेट है सिस्टम का, क्यू नेट यानी नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, it is the algebraic sum of all the individual charges placed at different positions within the system। बहुत सिंपल है, वो कहना चाह रहा है कि एक सिस्टम है ऐसे, यहाँ पे ये रहा एक चार्ज 1 Q1, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, ठीक है, Q3 है, Q4 है, ऐसे ऐसे अलग अलग पोजीशंस पे हैं। तो अगर हम जानना चाहते हैं इसका क्यू नेट क्या है, तो क्योंकि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हम उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सारे चार्जेस को नॉर्मल ऐड कर दो, अलजेब्राइक सम निकाल लो, आपको क्यू नेट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another. यही होता है, क्रिएट नहीं करता है खुद से चार्ज, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप बस उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सिल्क से ग्लास रॉड से सिल्क, इधर से उधर करते रहते हो। तो हम क्या कहते हैं कि जो टोटल चार्ज है ना किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, आपने खुद से तो कोई चार्ज नहीं बनाया, इस वजह से। फिर हम आते हैं अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम चार्ज, जिसके लिए फॉर्मूला दे रखा है Q इज इक्वल्स टू NE, जहाँ पे n जो है ये नंबर है, इंटीजर्स होते हैं बेसिकली n में, 1 2 3 4 सो ऑन। यानी कि जो भी चार्ज होगा ना वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। बेसिक क्वांटम चार्ज यानी E जो है ये रहा 1.6 इंटू दिस जो चार्ज है वो इसी का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। Q इज इक्वल्स टू NE का फॉर्मूला भी याद रखें, हमेशा ये यूज़ में आएगा। फिर होता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि जो चार्ज है ना वो इंडिपेंडेंट है किससे, स्पीड से। चार्ज को फ़र्क नहीं पड़ता वेलोसिटी से, लेकिन अगर आपको पता है तो मास जो होता है ना, मास डिपेंड करता है स्पीड पर। तो अगर कभी आए आपको डिफरेंस चार्ज और मास का, तो आप ये बात बोल सकते हो कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मास सिर्फ पॉजिटिव होता है। फिर जो चार्ज है ना वो स्पीड के कैसे है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल्स टू रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। अगर आपने पढ़ा हो, इस चैप्टर में उसका रोल नहीं है इतना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो मोशन में हो या फिर वो रेस्ट में हो, क्योंकि वो स्पीड से तो इंडिपेंडेंट ही है। अब आते हैं कुछ मेथड्स जिससे आप चार्ज कर सकते हो सब्सटेंसेस को। पहला मेथड आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आप दो इंसुलेटर्स ले लो, दो न्यूट्रल लेट्स से स्फीयर बॉल्स लिए, दो न्यूट्रल वाली ले ली आपने, ठीक है। अब आपने क्या किया, उन्हें रब किया। रब करने से क्या होगा, कुछ चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। एक कोई चीज़ लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला जो बॉल होगी वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव। जो हमने पढ़ रखा है ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ, सिल्क जो है वो नेगेटिव कर लेती है चार्ज, और जो ग्लास रॉड होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम वूल और प्लास्टिक के अंदर होता है।
इसके अंदर ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज या चेंज है वो फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है कंडक्शन का मेथड। कंडक्शन का जो मेथड है ना, ये होता है एक चार्ज्ड और एक अनचार्ज्ड बॉडी के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें एक फिजिकल कांटेक्ट होएगा, इसमें रबिंग होएगी, इसमें सिर्फ टच होगा, एक फिजिकल कांटेक्ट। तो उससे क्या होता है, कुछ जो चार्ज होते हैं ना वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, कहाँ से, जहाँ पे चार्ज था टू जहाँ पे चार्ज नहीं था। जैसे इस डायग्राम को देखो, ये आपके पास एक चार्ज वाली बॉल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक ही क्या है, अनचार्ज वाली बॉल है। इन दोनों का आपने क्या किया, टच करा। अब जब मैंने टच करा तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे नहीं थे। अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए पॉजिटिव को फिल करने के लिए, तो अब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो गया दोनों। अब इन्हें हटा दो, अब इनके बीच में कोई वो नहीं है, ऐसे टच नहीं कर रहे, अब इन्हें अलग अलग कर दो तो दोनों ही कैसे हो गए, चार्ज्ड हो गए। अब पहले एक न्यूट्रल था, एक चार्ज था, अब दोनों चार्ज्ड हो गए। इसे हम कहते हैं कंडक्शन। और ये जो चार्जिंग होगी ना, ये तब तक होगी जब तक दोनों तरफ चार्ज सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्यू क्यू सेम चार्ज होना चाहिए। फिर आपके पास जो थर्ड मेथड आता है वो होता है इंडक्शन का। ये होती है बिटवीन चार्ज एंड न्यूट्रल। अगेन एक चार्ज होगा, एक अनचार्ज होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, और जो चार्ज है ना वो न्यूट्रल वाले पे डेवलप किया जाएगा। तो उसके लिए दोबारा दो मेथड है। पहला क्या है, आपने एक स्ट्रिप ली, इस स्ट्रिप पे पॉजिटिव चार्ज था, फिर आपने मेटल का स्फेयर लिया जो कि अनचार्ज था। अब आप इन दोनों को हल्का सा पास लाए। जब आप पास लाए ना, तो ये जो मेटल की स्ट्रिप थी यहाँ पॉजिटिव था, और ये जो था स्फेयर, ये कैसा था, न्यूट्रल था अभी। अब क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, तो जो नेगेटिव वाला चार्ज था ना वो एक तरफ इकट्ठा हो गया, और पॉजिटिव दूसरी तरफ इकट्ठा हो गया। नेगेटिव यहाँ क्यों इकट्ठा हुआ, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इस वजह से, तो चार्ज एक इंड्यूस हुआ। अब क्या किया, अब इसकी अर्थिंग करवा दी। अर्थिंग से यहाँ पे क्योंकि राइट साइड पे पॉजिटिव था, तो अर्थ से कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर दो हमारे पास चार्ज बॉडीज़ बन गई। जो स्फेयर था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो स्ट्रिप थी वो पॉजिटिवली चार्ज तो थी ही पहले से। और इसमें जो चार्जेस हैं वो कहाँ होंगे, सरफेस पर होंगे। एक और मेथड है, दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि आपने दो स्फेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, दोनों को टच करवा रखा है। अब इन दोनों को एक साथ जब आप लाओगे तो दोनों में कुछ कुछ चार्जेस थे, लेकिन मेटल की जो पॉजिटिव स्ट्रिप थी उसकी वजह से एक बॉल में तो सारे नेगेटिव आ गए, और दूसरे वाले स्फेयर में सारे पॉजिटिव आ गए। अब अगर आप इन दोनों को हटाओगे तो आपके पास दो अलग अलग चार्ज की स्फेयर्स बन गए। अब हम चलते हैं द कूलम्स लॉ पर। ये क्या कहता है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस which are at rest is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ऐसा आपने कुछ ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा। ये क्या कह रहा है कि जो फोर्स है अट्रैक्शन का दो चार्जेस के बीच में, ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, चार्ज 1 और चार्ज 2 के प्रोडक्ट के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R², यानी कि जो भी वो दो चार्जेस हैं उनके डिस्टेंस का जब आप स्क्वायर ले लोगे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये रहा आपका Q1 चार्ज, ये रहा आपका Q2 चार्ज, में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। मेरे को जानना है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, अभी ये रेस्ट पर हैं दोनों, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगी, Q1 Q2 को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है R उसका स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जिससे आपके पास फॉर्मूला आता है F = K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पे ये जो K है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है,
ये के का फॉर्मूला है के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई, पहले हम के समझते हैं। के को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमेशा याद रखनी है। के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का फॉर्मूला है के 1/4πε0, जहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब जो परमिट करे, जो अलाउ करे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है। ठीक है। ई नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेन ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूलाज जो है ये इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कह रहे हैं कि लेट्स से ये था आपका ओरिजिन से यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, बीच में डिस्टेंस क्या है R12 दोनों की रिस्पेक्ट में। तो R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम R1 टू R2। R1 ये है R1 और ये है R2। R1 से R2 में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 और R2 से R1 में क्या है R21 पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये है R2। तो हम क्या कहते हैं कि जब आप फोर्स निकालोगे दोनों के बीच का, तो उसके लिए के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और फिर यूनिट वेक्टर जो है वो होगा ये R12 R कैप, ऊपर ऐसे कैप है। जब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, वो कहते हैं द कॉन्टिन्यूस लाइन, टू कॉन्टिन्यूस लाइन सम थर्ड लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट R1 वेक्टर प्लस R12 का वेक्टर इज इक्वल्स टू R2। तो इससे R21 इज R1 माइनस R2, जिसको आप कह सकते हो ऐसे। R कैप जो है यूनिट वेक्टर वो R12 अपॉन R है। अब हम कहते हैं कि इस वेक्टर फॉर्म की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये ओबे करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहला, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। कूलम फोर्स कैसी है? सेंट्रल फोर्स है और वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए जाके। तीसरा है रेंज। इसकी जो रेंज होती है वो है तब तक ही काम करेगा जब जो डिस्टेंस है वो कैसा है 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर के बीच में ही है। कुछ वैलिड लिमिटेशंस भी हैं इसमें। क्या है कि ये तभी वैलिड है जब चार्ज कैसा है? रुका हुआ चार्ज है, एट रेस्ट, और जो चार्ज है ना वो सिर्फ पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। तीसरा, must be separated by a minimum 10⁻⁻15 meter distance, otherwise strong nuclear forces dominates over electrostatic force, जिसको आप FE भी लिख सकते हो। अब आया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूज़ कहाँ होता है? तो ये यूज़ होता है लाउड स्पीकर्स में, पेंट में, ज़ेरॉक्स मशीन्स में, और चिमनीज़ के अंदर जो कलेक्शन होती है उसमें। फिर हमने बात की थी एप्सिलॉन नॉट की, जो हम कह रहे थे परमिटिविटी है। तो ये क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हो तो ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, और जब आप एप्सिलॉन EM कह रहे हो तो ये मीडियम की परमिटिविटी है। तो दो हमारे को गिवन है वाटर की, जो होती है 7.12 × 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ग्लास की गिवन है 3.01 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी से एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप ER से डिनोट करते हो। इसको आप डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हो। रिलेटिव का मतलब है दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है।
परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको आप या तो के से डिनोट करो या आप ई आर से डिनोट करो। जब आप के से डिनोट कर रहे हो तो आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे, जब आप ई आर से डिनोट कर रहे हो तो रिलेटिव परमिटिविटी। इस के को और जो हमने कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पढ़ा था उससे बिल्कुल वो मत करना, दोनों अलग अलग है। जो ई आर है ना वो क्या होता है, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, जिसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है वाटर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है कहीं कहीं पे ये 80 हो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस की, एयर की। वैसे ही सेम फोर्स है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा ना वो क्या होगा, वो एफ नॉट अपॉन 81 होगा। और एक चीज़ और, जो ग्लास है उसकी रिलेटिव क्या है, 7 होती है परमिटिविटी। अब अभी यहाँ से हम परमिटिविटी से फोर्स पे चले गए तो उसका रिलेशन देखते हैं। उसका रिलेशन होता है कि जो फोर्स होता है ना किसी भी मीडियम का, वो फोर्स ऑफ द फ्री स्पेस अपॉन में इस रिलेटिव परमिटिविटी का को डिवाइड कर लो तो आपको एफ एम निकलता है। एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन ई आर, जिसको आप इजी वे में ये भी लिख सकते हो, एफ एम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई एम। एफ एम मीडियम का फोर्स, एफ नॉट फ्री स्पेस में फोर्स, ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको फिर सेम ही है, ई आर की बजाय के लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, सीयूईटी के अंदर क्वेश्चन है। फिर आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। ये क्या कहता है, टू चार्जेस अट्रैक्टेड और रिपेल्ड आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज is the vector sum of all forces exerted on it due to all other charges। मतलब कि जब भी एक सिस्टम में ऑब्वियसली बहुत सारे चार्जेस होंगे तो जो टोटल फोर्स है ना वो वेक्टर सम होगा सारे फोर्सेस का जो हर चार्ज की वजह से लग रहा है। F1 क्या होगा, F12, F13, F1n, मतलब F1 पे जितने भी चार्जेस लगेंगे ना आप उन सब का वेक्टर सम करोगे। Well, this is it for today's video. We will continue the chapter in the next one. For more such videos, please subscribe, like and press the bell icon. Do comment down your doubts. Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.